साथियों, आप सभी का विजन जैम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जारदोजी के बारे में। तो जारदोजी क्या है? यह एक एम्ब्रॉयडरी है, अर्थात कपड़े पर किए जाने वाली कढ़ाई है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों आया। तो संदर्भ यह है इसके संदर्भ में कि कोविड-19 के कारण भोपाल के जारदोजी कलाकारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी वजह से यह कला चर्चा में आई। तो हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से यह जो जारदोजी कला है, यह क्या है और इसमें क्या किया जाता है, यह जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो जो जारदोजी है, यह एक प्रकार की कढ़ाई कला अर्थात एम्ब्रॉयडरी है, जिसमें कपड़ों पर जटिल पैटर्न बनाने के लिए धातु के तौर पर सोने एवं चांदी से के जो धागे होते हैं उससे इस पर बुनाई की जाती है और विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ इस पर बनाई जाती हैं। और इस कढ़ाई अर्थात एम्ब्रॉयडरी में धातु के धागों के अलावा कीमती मोतियों पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ऋग वैदिक काल में भी भारत में जारदोजी कढ़ाई के साक्ष्य मिलते हैं, किंतु इसे मूल रूप से भारत में मुगल काल के दौरान ही संरक्षण मिलता है। और प्रारंभ में जारदोजी कढ़ाई में शुद्ध चांदी के तारों और सोने की पत्तियों का प्रयोग किया जाता था, किंतु वर्तमान में शिल्पकार जो है वो सोने या चांदी की पॉलिश किए हुए तांबे के तार एवं रेशम के धागों का उपयोग करते हैं कढ़ाई के लिए। तथा यह जो कला है केवल भारत में ही नहीं प्रचलित है, बल्कि भारत के अलावा अन्य कई देशों में भी प्रचलित है। जैसे कि भारत के अलावा जारदोजी कढ़ाई जो है ईरान, अजरबैजान, इराक, कुवैत, सीरिया, तुर्की, मध्य एशिया, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। आप ऐसे देख सकते हैं, ये कपड़ा है जिस पर ये आपकी एम्ब्रॉयडरी की गई है। तो यही क्या है, ये जारदोजी कला है। और भारत में यदि बात करें कि भारत में यह इसके प्रमुख केंद्र कौन से हैं, तो आपका भारत में जारदोजी कढ़ाई का जो काम है मुख्य रूप से लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद, दिल्ली, आगरा, कश्मीर, मुंबई, अजमेर और चेन्नई में होता है। अब इसका थोड़ा सा ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो जारदोजी है, यह जो है फारसी के दो शब्दों से, किससे किससे, एक तो जार जिसका अर्थ होता है सोना और दोजी जिसका अर्थ होता है कढ़ाई। तो सोने से किए जाने वाली कढ़ाई को क्या कहते हैं, जारदोजी कहते हैं। और याद रखिएगा, जारदोजी जो है एक फारसी वर्ड है। तथा 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर ने के संरक्षण में फारसी जारदोजी कढ़ाई को अधिक मान्यता मिली थी। तो किस मुगल सम्राट ने इसको संरक्षण प्रदान किया? अकबर ने किया। इसके बाद औरंगजेब के शासनकाल में इसको मिलने वाला शाही संरक्षण बंद हो गया, जिसके कारण इस कला का पतन हो जाता है इस काल में। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं गन्स, जम्स और स्टील के संकट से मुक्ति, अर्थात इंग्लिश में कहें तो गेटिंग आउट ऑफ द गन्स, जम्स एंड स्टील क्राइसिस। तो यह आपका जो जीएस का प्रश्न पत्र नंबर 3 है उसके अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा संबंधी विषय और जो अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन है उसके अंतर्गत यह आ जाएगा। अब संदर्भ यह है कि यह कहा जाता है कि भारत जो है वर्तमान में गन्स, जम्स और स्टील के संकट से गुजर रहा है। तो यह आपसे इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि वर्तमान में चर्चा में रहा गन्स, जम्स और स्टील किससे संबंधित है। तो इसको यहाँ पे डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो यह जो नाम आया है गन्स, जम्स और स्टील, यह नाम विभिन्न समाजों तथा राष्ट्रों के उद्भव पर प्रसिद्ध विद्वान जेरन डायमंड की एक क्लासिक पुस्तक है जिसका नाम है गन्स, जम्स एंड स्टील द फेट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये इस शीर्षक से यह पुस्तक है। यहीं से यह गन्स, जम्स एंड स्टील वर्ड को लिया गया है। अब देख लेते हैं कि यह जो गन्स, जम्स एंड स्टील की जो स्थिति है यह भारत में किस स्थिति को दर्शाता है। तो इसमें जो सबसे पहला टर्म है गन्स, तो गन्स मतलब बंदूकें। तो यह जो है सीमा पर चीन के साथ मुठभेड़ की जो स्थिति बनी हुई थी उसको प्रदर्शित करता है। इसके अलावा जर्म्स अर्थात रोगाणु, तो कोरोना वायरस जो महामारी पूरे विश्व में फैली है और भारत में भी काफ़ी बड़े स्तर पर फैली है, उसको दर्शाने का कार्य जर्म्स के द्वारा होता है। स्टील यहाँ पर जो है उद्योगों की दशा को रिप्रेजेंट करता है। तो उद्योगों की लगभग दिवालियापन की जो स्थिति है उसको स्टील से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस प्रकार से गन, जम्स और स्टील जो है भारत की स्थिति को 3 सेक्टर में दर्शाते हैं। और अब देख लेते हैं कि भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है। तो वर्तमान में भारत जो है वो सैन्य, स्वास्थ्य और आर्थिक संकटों का एक साथ सामना कर रहा है। और यह संकट जो है भावी पीढ़ी अर्थात आने वाली जो पीढ़ी है, फ्यूचर की पीढ़ी, उसको प्रभावित कर सकते हैं। और इनमें से प्रत्येक, मतलब ये जो तीनों हैं सैन्य, स्वास्थ्य और आर्थिक, तो इनमें से प्रत्येक अपने आप में एक विशिष्ट संकट है जिसके लिए एक पृथक समाधान की
आवश्यकता है। जैसे यदि हम गन्स की बात करें, मतलब जो चीनी खतरा है, तो चीनी सैन्य खतरे से निपटने के लिए देश की रक्षा और विदेशी मामलों से संबंधित एजेंसियों द्वारा तत्काल रणनीतिक कार्रवाइयों के किए जाने की आवश्यकता है। तथा जर्म्स की बात करें तो कोविड-19 स्वास्थ्य महामारी से निपटने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन द्वारा निरंतर निगरानी की आवश्यकता है, जिससे कि इसको रोका जा सके। इसके अलावा तीसरा आपका जो है स्टील, तो आर्थिक मंदी जो है यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको हल करने हेतु दूरदर्शी नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है और इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। मतलब ये तीनों ही जो समस्याएं मुंह खोले हुए खड़ी हैं, इनके लिए हमारे पास क्या होने, वित्तीय संसाधन होने चाहिए। तथा यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि लॉकडाउन से हमारी अर्थव्यवस्था के सभी जो 4 प्रमुख स्तंभ या जो 4 प्रमुख पिलर थे, कौन कौन से? पहला था जनता द्वारा उपभोग पर जो व्यय किया जा रहा था, दूसरा सरकारी खर्च, तीसरा निवेश और चौथा था बाहरी व्यापार। ये चारों ही पिलर जो हैं बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो समस्या आई है इसके समाधान का तरीका क्या है? तो हमारे लिए सबसे पहला जो जरूरी कदम है कि हमें वित्तीय संसाधनों को जुटाना होगा। तो वित्तीय संसाधन कैसे जुटा सकते हैं? तो इसके लिए सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अतिरिक्त 8% व्यय करना होगा तथा राजस्व को जीडीपी का 2% तक करने की आवश्यकता है। मतलब गवर्नमेंट को खर्च भी बढ़ाना पड़ेगा अपना और राजस्व भी जनरेट करना पड़ेगा। राजस्व के संभावित जो नए स्रोत हैं, जैसे कि संपत्ति कर अथवा बड़े पूंजीगत लाभ करों पर मध्यम अवधि के लिए विचार किया जा सकता है, परंतु तत्काल में यह जो उपाय है कारगर साबित नहीं होंगे। ये लॉन्ग टर्म के कदम हैं। इसके अलावा ये जो परिस्थितियां जनरेट हुई हैं और इसमें हम जिस प्रकार से वित्तीय संसाधनों को जुटाएंगे, अन्य जगहों से कर्ज इत्यादि इकट्ठा करके वित्तीय साधन जुटाएंगे, तो उससे एक नए प्रकार का भी संकट क्रिएट होगा। तो इससे उत्पन्न होने वाला जो नया संकट है उसके बारे में भी देखें तो समस्त समाधानों को पूरा करने के लिए सरकार को प्रचुर मात्रा में ऋण लेने की आवश्यकता होगी। मतलब जो भी सरकार के द्वारा कदम उठाए जाएंगे, इस जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं तो उनके लिए क्या होगा, इनके लिए वित्तीय संसाधन चाहिए। तो वित्तीय संसाधन कैसे जुटाएंगे? तो उसके लिए बड़ी मात्रा में ऋण लेना पड़ेगा। तो इससे गन्स, जर्म्स और स्टील के संकट में एक चौथा आयाम जुड़ेगा, जो जिसका नाम क्या होगा, कबाड़ संकट। कबाड़ संकट अर्थात जंक क्राइसिस। अब ये जंक क्राइसिस क्या है? तो बढ़ते कर्ज के स्तर के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां हैं, इनके द्वारा भारत की निवेश रेटिंग को कबाड़ अर्थात जंक में बदल सकती हैं। अब यदि विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां हैं, यदि किसी देश की रेटिंग को ये लोग जंक की कैटेगरी में कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि निवेशकों के लिए यह सूचक होता है कि उस देश में, जिस देश की आपके रेटिंग जो है वो जंक वाली है, वहाँ पर निवेश करने से मना किया जाता है कि यदि आप निवेश करेंगे तो आपका निवेश फंस सकता है। तो यही दिक्कत है, यदि भारत की जो निवेश रेटिंग है उसको अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों के द्वारा जंक में बदल दिया जाएगा, तो जो विदेशी निवेशक हैं उनकी आशंकाओं में वृद्धि होगी और वो यहाँ पर निवेश करने से कतराएंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले से देखा है कि विभिन्न जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो भारत की रेटिंग लगातार उन्होंने कम ही की है। अब थोड़ा सा निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए? भारत इस प्रकार देश की सीमाओं, नागरिक और अर्थव्यवस्था को बचाने अथवा जंक रेटिंग को रोकने हेतु एक कठिन दशरथ दुविधा का सामना कर रहा है। दशरथ दुविधा का मतलब, जैसे दशरथ के सामने था कि वो अपने वचन को पूरा करें या अपने पुत्र प्रेम को देखें, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी भारत के समक्ष क्या है, दुविधा है। दशरथ जैसी ही दुविधा भारत के पास भी है और सरकार के पास 2 विकल्प हैं। कौन कौन से? या तो निर्भीक होकर बचाओ मिशन की शुरुआत करें, मतलब जो समस्या है उसे हम लोग लड़ने के लिए आगे आएँ, और दूसरा, अथवा सारी स्थिति को यथारूप में छोड़ दें और सभी स्थितियों को स्वतः हल हो जाने की उम्मीद करें, कि मान के चलें कि कुछ समय बाद अपने आप स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। तो ये 2 ही भारत के पास विकल्प हैं। सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात यह उचित लगता है कि इस समय सबसे बेहतर कार्रवाई यह होगी कि भारत जो है गन्स, जर्म्स और स्टील के संकट से निकलने हेतु स्थिर होकर के पर्याप्त मात्रा में ऋण संसाधन जुटाए तथा बाद में जो जंग के संभावित खतरे हैं इससे राष्ट्रीय स्तर पर निपट लें। आगे चलते हैं।
आगे बात कर लेते हैं मसौदा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना अर्थात ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग पर्यावरण प्रभाव आकलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह जो आपका टॉपिक है यह जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन, इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि यह चर्चा में क्यों आया। तो चर्चा का कारण क्या है। तो समस्त भारत के कई विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के छात्र संघों ने प्रस्तावित पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अधिसूचना 2020 के मसौदे को स्थगित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मांग की है। अब थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं पर्यावरण प्रभाव आकलन की। तो भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA को वैधानिक रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा कि भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन को वैधानिक रूप किस अधिनियम के माध्यम से दिया गया है या किस अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। और अधिनियम में EIA अर्थात पर्यावरण प्रभाव आकलन संबंधी पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं हेतु विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्र सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार के लिए सभी उपाय करने हेतु मसौदा अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके तहत इन्होंने अधिसूचना जारी की, मतलब जो मसौदा है उसको जारी किया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रस्तावित मसौदा है पर्यावरण मंत्रालय के, इसमें जो विवाद के प्रमुख बिंदु कहाँ है, कहाँ पर लोगों को ऑब्जेक्शन है। तो पहला है प्रस्तावित मसौदे में सार्वजनिक परामर्श सुनवाई की अवधि को घटाकर अधिकतम 40 दिन कर दिया गया है, मतलब यह टाइम ड्यूरेशन जो है कम किया गया है। इसके अलावा दूसरा है मसौदे में पर्यावरण मंजूरी लेने के लिए किसी आवेदन पर सार्वजनिक सुनवाई के दौरान जनता को अपनी प्रतिक्रियाएं देने की अवधि जो है 30 दिनों से घटा करके 20 दिन कर दी गई है। इसके अलावा इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्रों को, ये जो मसौदा लाया गया है इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्रों को बिना सार्वजनिक सुनवाई अथवा पर्यावरणीय मंजूरी के आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में घोषित करने का प्रावधान किया गया है। जिनको आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा उसके लिए पर्यावरणीय या पर्यावरण प्रभाव आकलन या जो सार्वजनिक सुनवाई है उसकी आवश्यकता खत्म कर दी गई है। तथा साथ ही लाल और नारंगी श्रेणी के वर्गीकृत विषैले उद्योगों को, लाल और नारंगी क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि काफ़ी विषैली, मतलब काफ़ी बड़े मात्रा में विषैले जो है तत्वों को वो उत्सर्जित करते हैं। तो ऐसे उद्योगों को संरक्षित क्षेत्र जो प्रोटेक्टेड एरिया है उससे 0 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जा सकता है। पहले यह डिस्टेंस ज़्यादा थी, इसको घटा दिया गया है, मतलब उसके पास ही स्थापित किया जा सकता है। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन है। इसके अलावा खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण की मंजूरी की बढ़ती वैधता तथा वर्तमान में 50 वर्ष बनाम 30 वर्ष किया गया है। और नदी घाटी परियोजनाएं इसको क्या किया गया है, वर्तमान में 15 वर्ष बनाम 10 वर्ष कर दिया गया है। इससे परियोजनाओं के कारण, जो ये परियोजना है, इन परियोजनाओं के कारण होने वाले अपरिवर्तनीय जो पर्यावरणीय, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरे हैं, इनमें वृद्धि होने की संभावना है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि यह जो पर्यावरण प्रभाव आकलन है या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है EIA, यह होता क्या है। तो पर्यावरण प्रभाव आकलन जो है यह किसी प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन हेतु एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब कोई परियोजना आती है तो उसका क्या पर्यावरणीय इम्पैक्ट पड़ेगा उसको देखने के लिए या उसकी जांच करने के लिए यह पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की विधि लाई गई है या यह प्रक्रिया लाई गई है। इस प्रक्रिया के तहत किसी भी विकास परियोजना या गतिविधि को अंतिम मंजूरी देने के लिए लोगों के विचारों पर ध्यान दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई रोड है वो वन क्षेत्र से होकर के जानी है, तो अब उसका क्या होगा, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया जाएगा कि वहाँ से रोड जाने पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कितना फ़ायदा हो सकता है। तो इस प्रकार से यह जो है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन जो है यह मूलतः एक निर्णय लेने वाला तंत्र है जो यह तय करता है कि किसी परियोजना को मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। मतलब इसी के एथेंटिकेशन पर या इसी के अप्रूवल पर ही किसी परियोजना को मंजूरी दी जाती है। और किसी भी परियोजना के मंजूरी के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का अप्रूवल आवश्यक होता है। तथा ये जो EIA प्रक्रिया है अर्थात पर्यावरणीय प्रभाव आकलन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है प्रक्रिया है, इसके कई सारे चरण हैं।
तो इसके चरणों को एक बार नाम वाइज खाली देख लेते हैं, बहुत विस्तार से यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला चरण है स्क्रीनिंग, कि किन परियोजनाओं को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लिए लेना है। इसके बाद विषय क्षेत्र, और जिनको हमने इन्होंने EIA के लिए स्वीकार किया उसमें किस किस सेक्टरों को का ये आकलन इनके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा प्रभावों का आकलन तथा मूल्यांकन एवं विकल्पों का विकास, EIA रिपोर्ट, पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, निर्णय लेना। इसके अलावा जो अंतिम चरण हो गया है निगरानी, अनुपालन, प्रवर्तन और पर्यावरण लेखा परीक्षण। अब इससे पर्यावरण की बात हमने की है, तो पर्यावरण संबंधित जो संविधान में कुछ आर्टिकल हैं उनको भी एक बार यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इससे परीक्षा में प्रश्न बनता है। जैसे पहला है अनुच्छेद 253 253। तो जो आर्टिकल 253 है क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो यहाँ पर जो आपका विषय क्षेत्र अर्थात स्कोपिंग है, इसके अंतर्गत ही क्या होगा कि जब आकलन किया जाएगा तो देखा जाएगा कि जो पर्यावरणीय या जो परियोजना है वो किसी प्रकार से पर्यावरण को इस प्रकार से तो नुकसान नहीं पहुंचा रही है कि कोई जो भारत ने किसी पर्यावरणीय संस्था से या पर्यावरण के संदर्भ में जो कोई समझौता किया हो उसका वायलेशन हो रहा हो, या जो समझौता उसका सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यह आपके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो अनुच्छेद 253 है यह क्या बताता है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान से संबंध है। इसके अलावा आपका अनुच्छेद जो आर्टिकल 48 का है या नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है 48 का या 48 का, तो यह क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा इसके अंतर्गत बताया गया है। इसके अलावा जो संविधान में आपका जो मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51 का के तहत, तो इसमें जो है कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं इनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यह प्रत्येक नागरिक से ऐसी उम्मीद की जाती है कि उसको अपना कर्तव्य मान करके यह कार्य करना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं प्रेरक दौर सम्मान के बारे में। तो यह प्रेरक दौर सम्मान क्या है, तो हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के एक हिस्से के रूप में प्रेरक दौर सम्मान पुरस्कार की घोषणा की है। तो याद रखिएगा, तो पूछा जाए प्रेरक दौर सम्मान किससे संबंधित है, तो यह आपका जो स्वच्छ सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, तो यह 2021 है उससे संबंध में या उसके संबंधित एक नया सम्मान की घोषणा की गई जिसका नाम है प्रेरक दौर सम्मान। और प्रेरक दौर सम्मान में कुल 5 अतिरिक्त उपवर्ग हैं, मतलब इस सम्मान के 5 इसको अन्य 5 कैटेगरियों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला है दिव्य अर्थात प्लेटिनम, अनुपम अर्थात स्वर्ण, उज्ज्वल अर्थात रजत, उदित अर्थात कांस्य और आरोही अर्थात आकांक्षी। और ये जो 5 कैटेगरी हैं सब कैटेगरी इसमें शामिल किए जो कैटेगरी है इनमें से प्रत्येक सब कैटेगरी में 3 शहरों को चुना जाएगा। जैसे कि दिव्य कैटेगरी में 3 शहरों को चुना जाएगा, अनुपम में 3 शहरों को चुना जाएगा। इस प्रकार से 5 हैं इनमें 3-3 शहरों को चुना जाएगा। इस प्रकार से 15 शहरों को चुना जाएगा। अब इसका निहितार्थ क्या है, तो आबादी वर्ग अर्थात पॉपुलेशन कैटेगरी के आधार पर शहरों का मूल्यांकन करने के वर्तमान मानदंड से अलग यह एक नया वर्ग शहरों को 6 चुने हुए संकेतकवार प्रदर्शन मानदंड के आधार पर वर्गीकृत करेगा। अब ये 6 मानदंड कौन से हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो पहला है अपशिष्ट का गीले, सूखे एवं खतरनाक वर्गों में पृथक्करण। दूसरा है गीले अपशिष्ट के खिलाफ प्रसंस्करण क्षमता सृजित करना। तीसरा है गीले एवं सूखे अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं रिसाइकलिंग। चौथा है निर्माण एवं विध्वंस, अपशिष्ट प्रोसेसिंग। पांचवा है लैंडफिल में जाने वाले अपशिष्ट का प्रतिशत। छठा है नगरों की स्वच्छता स्थिति। और यहाँ याद रखिएगा जो स्वच्छ सर्वेक्षण है यह आपका प्रारंभ कब से होता है, तो यह आपका 2016 से प्रारंभ होता है। तो शहरी स्वच्छता में सुधार लाने हेतु शहरों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रस्ताव के रूप में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने जनवरी 2016 में 73 शहरों की रेटिंग के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 का आयोजन किया था। तो पहली बार जब स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था कब हुआ था, 2016 में हुआ था। और इसके अलावा जो अभी पिछला स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 जो था यह पहला डिजिटल सर्वेक्षण था। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं किसान रथ के बारे में। तो यह एक मोबाइल ऐप है। तो यह कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया एक मोबाइल ऐप है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया तथा यह करेगा क्या, तो यह जो मोबाइल ऐप है यह किसान और व्यापारियों को कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान कृषि उपज की आवाजाही के लिए
उपयुक्त परिवहन सुविधाओं की पहचान करने की सुविधा प्रदान करेगा। तथा किसान रथ ऐप जो है खेत से मंडी तथा एक मंडी से दूसरे मंडी तक कृषि उपज परिवहन को सुगम बनाएगा। मतलब इस ऐप के माध्यम से कहाँ पर आपको अपना अनाज लेके जाना है, किस मंडी में, तो उसके लिए जो परिवहन की सुविधा है इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। अगला है धन्वंतरी रथ। तो धन्वंतरी रथ जो है यह भी क्या है, तो धन्वंतरी रथ जो है यह शहर में लोगों के घरों तक गैर कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली मोबाइल मेडिकल वैन है। यह मतलब जो ऐसी दवाइयां या ऐसी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं जो कोविड-19 से संबंधित नहीं है उनको प्रोवाइड करने के लिए यह एक क्या है, मोबाइल मेडिकल वैन है या गाड़ी है। इसे अहमदाबाद नगर निगम द्वारा आरंभ किया गया है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। और इन चिकित्सा वाहनों में अहमदाबाद नगर निगम के शहरी स्वास्थ्य केंद्र के स्थानीय चिकित्सा अधिकारी के साथ आयुष चिकित्सक, चिकित्सा सहायक और नर्सिंग स्टाफ इसमें शामिल होते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट क्या है, यह भी एक मोबाइल ऐप है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्ट ऑफ लिविंग ने भारतीय सोशल मीडिया ऐप जिसका नाम एलिमेंट्स है इसको तैयार किया है। और इस जो ऐप है इसको अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसे देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित सोशल मीडिया सुपर ऐप के रूप में देखा जा रहा है। अब इसे सुपर ऐप क्यों कहा जा रहा है, तो इस अकेले ऐप में वो सारी खूबियाँ होंगी जिनके लिए लोगों को अपनी अभी अलग अलग ऐप इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इसमें कई सारे ऐप की क्वालिटी को तो इसलिए सुपर ऐप कहा गया है। और इसमें सोशल कनेक्टिविटी के साथ चैटिंग, ऑडियो वीडियो कॉलिंग, ग्रुप कॉलिंग, ई पेमेंट, ई कॉमर्स जैसी फीचर्स भी शामिल होंगे। और यह जो है यह ऐप 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। और इसके अलावा यूजर्स के डेटा की सिक्योरिटी के लिए भी आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से कहा गया है कि यूजर्स का डेटा देश में ही रहेगा। अर्थात जो डेटा लोकलाइजेशन की बात की जा रही है तो उसके संदर्भ में यह एक उचित कदम है। तो डेटा देश में ही रहेगा तथा किसी भी थर्ड पार्टी को इसका डेटा बिना यूजर की स्पष्ट अनुमति के इसको किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं प्रशांत महासागर में खोजी गई 4 नई प्रजातियों के संदर्भ में। तो हाल ही में प्रशांत महासागर की गहराई में एकल कोशिकीय जीवों जिसे क्या कहा गया है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की 4 नई प्रजातियों की खोज की गई है। और इन कोशिकीय जीवों जिनको इंग्लिश में कहा जाता है जेनोफाइफोरस, तो इन एकल कोशिकीय जीवों की प्रजातियों को इंग्लैंड के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान केंद्र अर्थात नेशनल ओशनोग्राफी सेंटर और अमेरिका के हवाई विश्वविद्यालय और स्विट्जरलैंड के जिनेवा विश्वविद्यालय, इन तीनों विश्वविद्यालय के या संस्थानों के शोधकर्ताओं द्वारा मिल करके खोजा गया है। और खोज के बारे में यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रोटिस्टोलॉजी में इस खोज के बारे में प्रकाशित किया गया था। और ये जो खोज की गई इसमें 4 नई प्रजातियां और 2 नए जीन्स शामिल हैं, मतलब 2 नए वंश। तो ये 2 जो नए वंश खोजे गए उन 2 नए वंशों के अंतर्गत ये 4 प्रजातियों को खोजा गया है। अब ये 4 प्रजातियां कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। तो पहली है मोनाम्बिना सेमीसिरकुलारिस, दूसरी है एविसालिया फोलीफॉर्मिस, तीसरा है एविसालिया स्फेरिका, चौथा है पश्मीना टेनुइस। तो ये 4 प्रजातियां हैं और जो कि 2 जीन्स अर्थात 2 वंशों के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी, मोनाम्बिना और दूसरी है एविसालिया। अब थोड़ा सा यह जो एकल कोशिकीय जीव है जेनोफाइफोरस, इनको खोजा कहाँ गया है उस स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। प्रशांत महासागर में एग्जैक्ट कहाँ पे इसको खोजा गया है। तो प्रशांत महासागर के क्लेरियन क्लिपर्टन जोन CCZ के समतलीय मैदानों में पाए जाने वाले बड़े जीवों के सबसे सामान्य प्रकारों में से एक जीव जो है वो क्या है जेनोफाइफोरस है। तो ये कुछ इस प्रकार से, इसमें से जो 4 हैं उनमें से यह एक प्रकार का है जो यहाँ पर खोजा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।